स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। वक्त 10 की दहाड़ का हो गया है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से ये खबर है, असद के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा अतीक अहमद। डीएम के यहां भी दाखिल नहीं हो सकेगी अतीक अहमद की फरियाद। न्यायिक हिरासत में जेल में रहे लोगों की ही पेरोल पर डीएम को अधिकार होता है और यही वजह है कि डीएम के सामने भी अतीक अहमद की याचिका दाखिल नहीं हो सकती है, उसकी गुहार दाखिल वहां पर नहीं हो सकती है। फरियाद अतीक अहमद कोर्ट के आदेश पर पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस कस्टडी में होने के कारण डीएम अपने स्तर पर पेरोल नहीं दे सकती हैं। आपको बता दें कि अंबेडकर जयंती की वजह से आज कोर्ट में छुट्टी है। कोर्ट बंद होने की वजह से बेटे के जनाजे में शामिल होने की अतीक अहमद की अर्जी दाखिल नहीं हो सकती है। ऐसे में अतीक अहमद अब बेटे असद के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा। अतीक और अशरफ दोनों को पुलिस ने धूमनगंज थाने में रखा हुआ है और वहां उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। दोनों को आमने सामने बिठा करके पूछताछ। लेकिन इन सबके बीच अतीक अहमद की जो ख्वाहिश थी, अतीक अहमद की ये इच्छा कि बेटे के जनाजे में शामिल होना चाहता था बेटे के अंतिम संस्कार में, लेकिन वहां शामिल नहीं हो पाएगा। पर यहाँ मेरे साथ मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी, तमाम जानकारी के साथ। मोहम्मद, खबर मिल रही है कि जो पहले डीएम से गुहार लगाई गई थी अंतिम दर्शन को लेकर के, वहां पर भी फरियाद नहीं सुनी जा सकती है। क्या कहती है कानूनी प्रक्रिया? देखिए, आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद को लगातार झटके पर झटका लगता जा रहा है। वो अपने बेटे असद अहमद के जनाजे में शामिल होना चाहता था, आखिरी बार उसका दीदार करना चाहता था। लेकिन कल शाम में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक आदेश आता है कि आज अंबेडकर जयंती की वजह से यूपी की जो अदालतें हैं वो बंद रहेगी, अदालतों में छुट्टी रहेगी। उसके बाद उनके जो कानूनी सलाहकार हैं उन्होंने ये रणनीति बनाई कि डीएम के जरिए जो है वो कुछ घंटों की पैरोल मांगी जा सकती है। लेकिन उसमें टेक्निकल अड़चन ये आ रही है कि अगर अतीक अहमद जेल में होता तब डीएम जो है वो पैरोल दे सकते थे। डीएम को ये अधिकार होता है कि किसी भी कैदी को 72 घंटे तक की पैरोल वो दे सकते हैं। लेकिन अतीक अहमद कोर्ट के आदेश पर पुलिस की कस्टडी में है। कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है। उमेश पाल शूटआउट केस में पुलिस पूछताछ कर रही है और अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुलिस को तमाम अहम जानकारियां भी अतीक अहमद से पूछताछ में मिली हुई हैं। लिहाजा ये डीएम के भी अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है और ऐसे में अतीक अहमद के सामने अब और कोई रास्ता, कोई विकल्प फिलहाल दिखता हुआ नजर नहीं आता है। यानी कोर्ट में वो अर्जी आज दाखिल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कोर्ट आज बंद है, अंबेडकर जयंती की छुट्टी है। अगर वो जेल में होता तो डीएम के यहाँ अर्जी दाखिल की जा सकती थी। ऐसे में जो उसके वकील हैं वो अब से कुछ देर के बाद वो प्रयागराज पुलिस के अफसरों से मिलेंगे और अफसरों से इस बात की अपील कर सकते हैं कि वो कम से कम कुछ नहीं तो 2 मिनट के लिए जो है बेटी की डेड बॉडी के पास ले जा करके उसका चेहरा अंतिम बार दिखा दें। लेकिन ये बात पुलिस के अधिकारी मानेंगे, इसकी कोई संभावना फिलहाल तो नजर नहीं आती है। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि माफिया अतीक अहमद ना तो बेटे असद के जनाजे में शामिल हो पाएगा और ना ही आखिरी बार उसका चेहरा देख सकेगा। ठीक है मोइन, बहुत ही शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, असद के शव को प्रयागराज लेकर आएगी पुलिस। असद के शव लेने झांसी नहीं जा रहे हैं परिजन, ये बड़ी खबर है। असद के नाना और मौसा बीच रास्ते में ही रुक गए हैं। झांसी से दोपहर के वक्त असद का शव भेजा जा सकता है। प्रयागराज में ही परिवार वालों को शव सौंप सकती है पुलिस। यानी अभी तक खबर मिल रही थी कि असद का शव लेने के लिए परिजन पहुंचेंगे। असद के नाना और मौसा जा रहे हैं, लेकिन अब जानकारी है कि दोनों बीच रास्ते में ही रुक गई हैं और दोपहर तक पुलिस ही असद का शव लेकर के प्रयागराज पहुंचेगी। प्रयागराज में ही परिवार वालों को शव सौंप सकती है पुलिस, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। असद के शव को प्रयागराज पुलिस ही झांसी से लेकर के आएगी, उसके बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। असद के नाना और मौसा जो कि निकले तो थे वहां पर शव लेने के लिए झांसी, लेकिन कहा जा रहा है कि बीच रास्ते में ही दोनों रुक गए हैं और अब जानकारी है कि झांसी से दोपहर के वक्त भेजा जा सकता है असद के शव को। बीते दिन एनकाउंटर में असद मारा गया है और उसके शव को जहां झांसी में पोस्टमार्टम हुआ देर रात, अब तक वहां पर परिजनों का इंतजार किया गया। झांसी पुलिस ने काफी लंबे समय तक परिजनों का इंतजार रहा कि असद के शव को लेने परिजन पहुंचेंगे, शूटर गुलाम के शव को लेने के लिए भी। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि परिजन नहीं पहुंच रहे हैं, बीच रास्ते में ही नाना और मौसा रुक चुके हैं। ऐसे में अब पुलिस ही वहां से लेकर के प्रयागराज शव को लेकर के पहुंचेगी और इसके बाद परिजन को सौंपा जाएगा और फिर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो पाएगी। निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है। नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। संभल पहुंचे मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि भाजपा से टिकट के लिए मुस्लिम समाज के लोग भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर तबके के कल्याण के लिए काम कर रही है। यही वजह है कि संभल जैसे शहर में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद के लिए भाजपा से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं।
तो नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर भाजपा में बैठकों का दौर जारी। मुस्लिम प्रत्याशी भी संभल में हमसे चेयरमैन का टिकट मांग रहे हैं। हर जगह संभल जिले में सभासद और चेयरमैन का टिकट मुस्लिम प्रत्याशियों ने, कार्यकर्ताओं ने मांगा है। तो इससे सिद्ध होता है कि संभल के मुसलमानों में भारतीय जनता पार्टी का व्याप बड़ा है। मुस्लिम समाज के लोग जानते हैं जो सुविधा हिंदू गरीब को मिली है उससे 1 इंच कम सुविधा मुस्लिम गरीब को नहीं मिली है। माननीय मोदी जी ने जो कहा है कि मुस्लिम गरीब बच्चों के एक हाथ में कुरान होगा तो एक हाथ में लैपटॉप होगा, ऐसा सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं और संभल के लिए हम विशेष करेंगे। और अब चंदौली से सपा खेमे से जुड़ी हुई खबर। सपा ने चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार का ऐलान यहां पर कर दिया है। चंदौली नगर पंचायत सैयद राजा से मजीदुल बेगम को टिकट यहां पर दिया गया है। चेयरमैन पद पर सपा ने मजीदुल बेगम को उम्मीदवार यहां पर घोषित कर दिया है अपने। तो ये खबर सामने आ रही है चंदौली नगर पंचायत के लिए यहां पर सैयद राजा से मजीदुल बेगम को टिकट दिया गया है। तो अपने चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार का ऐलान यहां पर कर दिया गया है सपा की तरफ से। सपा में भी लगातार मंथनों का दौर जारी है। नामों को लेकर के चर्चा लगातार की जा रही है और सबके बीच चेयरमैन पद पर सपा ने मजीदुल बेगम को उम्मीदवार घोषित किया। और अब निकाय चुनाव से जुड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। भाजपा पहले चरण की लिस्ट जारी कर सकती है। पहले चरण के दावेदारों के नाम पर लंबे समय तक मंथन हुआ है। निगम के महापौर, पार्षद और नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों के 3 नाम के पैनल जिला और क्षेत्र स्तर से प्रदेश कार्यालय को भेज दिए गए हैं। इन नामों पर मंथन के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने स्क्रीनिंग कमेटी एक साथ इस पर मंथन किया है। बैठकर के पार्टी को इन 3 नामों पर में से एक नाम तय करना है। तो अब लगातार यहां पर मंथन चल रहा है भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी 3 नामों के पैनल पर यहां पर मंथन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन पार्टी को इन 3 नामों में से एक नाम तय करना है। तो निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की हाईटेक तैयारी भी देखने को मिल रही है। चुनाव के जंग में मोबाइल ऐप के साथ भाजपा उतरने जा रही है। निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने पन्ना प्रमुख मोबाइल ऐप बनाया है। भाजपा ने वोटर्स का डेटाबेस तैयार करने के लिए इस ऐप का तैयार करवाया है। प्रदेश के 37 जिलों में ऐप का ट्रायल रन हो चुका है। भाजपा जल्द ही इस घर घर संपर्क अभियान इसके जरिए शुरू करेगी। कार्यकर्ताओं के साथ ही पार्टी के IT वॉलंटियर्स भी मौजूद रहेंगे। हर वार्ड में 25 IT वॉलंटियर मौजूद रहने वाले हैं। IT वॉलंटियर्स वोटर्स विवरण ऐप पर अपना पूरा विवरण दर्ज कराएंगे। इसका फायदा पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में भी मिल सकता है। देखा जाता है हालांकि शुरू से ही कि भारतीय जनता पार्टी हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बखूबी इस्तेमाल करती आई भी है। और अब यहाँ पर एक और खबर की पन्ना प्रमुख मोबाइल ऐप बना दिया गया है। इसका इस्तेमाल अब निकाय चुनाव में किया जाएगा। और इस बीच एक और खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है। हरदोई में नरेश अग्रवाल के रुख से भाजपा में खलबली मच गई है। नरेश अग्रवाल ने 2 करीबियों के लिए टिकट मांगा है। टिकट नहीं मिलने पर अपना प्रत्याशी उतार सकती है। नरेश अग्रवाल ने अपना प्रत्याशी उतारने की चेतावनी भाजपा को दे दी है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के पिता है पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल। नरेश अग्रवाल के भाजपा में आने के बाद पार्टी को विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी फायदा हुआ था। हरदोई के 13 निकायों में अध्यक्ष और सभासद की सीटें हैं। 2017 में सपा ने 12 सीटों को जीत लिया था। खबर है कि बैठक में नितिन के क्षेत्र में वहां दरअसल हरदोई नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर उनके करीबी को टिकट देने पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। लेकिन अन्य निकायों में अध्यक्ष पद के लिए 2 से 3 दावेदारों का पैनल प्रदेश मुख्यालय को भेजा गया है। सूत्रों की माने तो नरेश ने हरदोई नगर पालिका सहित एक अन्य निकाय में अध्यक्ष पद पर अपने करीबी के लिए टिकट मांगा है। लेकिन वह क्षेत्र किसी अन्य विधायक निर्वाचन क्षेत्र में होने से पार्टी सहमत नहीं है। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि नरेश अग्रवाल ने प्रदेश स्तरीय नेताओं को फोन करके साफ कर दिया है कि यदि उनके करीबी जो भी करीबी है उनको टिकट नहीं दिया जाता है तो वो अपना प्रत्याशी उतार सकते हैं। और इस खबर पर लखनऊ से संवाददाता शैलेश अरोड़ा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, अब देखा जा रहा है कि भाजपा के अंदर ही जो नेता है नरेश अग्रवाल, उनके बगावती रुख यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चेतावनी दी है भाजपा को कि अपना उम्मीदवार भी उतार सकते हैं अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो। इससे कैसे निपटेगी भाजपा? देखिए, निश्चित रूप से जब टिकट बंटवारे का समय आता है तो इस तरह के बगावती तेवर कई नेताओं के देखने को मिलते हैं। और इस बार जो चर्चा आ रही है वो आई है नरेश अग्रवाल की तरफ से, जो पूर्व राज्यसभा सांसद भी है, और उनकी तरफ से देखिए साफ कर दिया गया है। क्योंकि देखिए जगह जगह से 3-3 नाम का जो पैनल मांगा गया था
उसी कड़ी में हरदोई में जब बैठक हुई स्क्रीनिंग कमेटी, वहां पर इस बैठक में जब नाम दिए जा रहे थे तो जो हरदोई में नितिन अग्रवाल जो वर्तमान सरकार में आबकारी मंत्री भी हैं, उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है जहां से वो विधायक है, वहां की एक नगर पालिका के नाम पर तो देखिए सैद्धांतिक सहमति बन गई, वो नाम भी भेजा गया। लेकिन एक और क्षेत्र के लिए, एक और निकाय के लिए नरेश अग्रवाल ने टिकट मांगा है और उनका कहना है कि करीबी व्यक्ति है, मजबूत है, वहां पर वो सीट जिता सकता है, उसको टिकट मिलना चाहिए, पार्टी के लिए बहुत समर्पित है। और ऐसे में अगर टिकट नहीं मिलता है तो उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो फिर अपना प्रत्याशी यहाँ पर उतार सकते हैं। बहरहाल अभी तक की जो बात करें तो देखिए भाजपा में खलबली इसलिए कि जिस जगह से वो टिकट मांग रहे हैं वो एक दूसरे विधायक का निर्वाचन क्षेत्र आता है, इसलिए पार्टी को ये आशंका, अगर इनकी बात मानते हैं तो दूसरा विधायक जो है वो कहीं बगावत, दूसरी तरफ से विधायक, बाकी जो लोग हैं उनकी तरफ से बगावत ना हो जाए। तो ऐसे में स्थिति को संभालना एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं भाजपा के सामने है और इसी को लेकर देखिए खलबली मची हुई है। नरेश अग्रवाल की अगर बात करिए तो देखिए वो कांग्रेस में भी रह चुके हैं, बसपा में, सपा में और भाजपा में भी अब है। तो अगर आप देखें तो उनके ये बगावती तेवर ये पहली बार नहीं है, इससे पहले वो अन्य दलों में भी जब रहे, चाहे सपा में रहे, तो जब उनका देखिए एक बार राज्यसभा सांसद का टिकट कटा था तो उस समय जो है आप ध्यान कीजिए कि उस समय भी उनके बगावती तेवर देखने को मिले थे, उनके तमाम बयान आए थे। उसके बाद वो भाजपा में भी आ गए थे, उन्होंने भाजपा को राज्यसभा चुनाव में समर्थन भी अपना दिया था। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कहते हैं, बल्कि जब वो कहते हैं तो उनके वो तेवर देखने को मिलते हैं। और हरदोई की अगर बात की जाए तो हरदोई में निश्चित रूप से नरेश अग्रवाल जो हैं उनका सिक्का कह सकते हैं चलता है, वहां पर काफी मजबूत है नरेश अग्रवाल। और जब वो भाजपा में आए थे तो लोकसभा चुनाव और उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा वहां से हुआ था। अब नरेश अग्रवाल का यह भी तर्क है कि भाई हम पूरा जिला छोड़ें, अगर 13 निकाय की बात करें जो पिछले बार के परिणाम थे तो 13 में से सिर्फ एक जगह पर भाजपा जीती थी। अब नरेश अग्रवाल का सोर्सेस की माने तो ये कहना है कि भाई हम 13 सीटें हैं, उनमें से सिर्फ 2 सीटें मांग रहे हैं, जिसमें से एक पर सैद्धांतिक सहमति यानी 1 सीट और मांग रहे हैं, बाकी तो पूरा हम भाजपा के लिए छोड़ ही रहे हैं। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो उनका जो फिलहाल निर्णय है वो कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि वो अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। और फिर अगर ऐसी स्थिति बनी तो प्रत्याशी सिर्फ उस निकाय पर नहीं उतरेगा, कुछ और निकाय में भी वो अपने प्रत्याशियों को उतार सकते हैं। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी हरदोई में और दूसरी चीज विपक्षियों को इसका फायदा मिल सकता है। तो ऐसे में भाजपा के लिए अब अंदरूनी एक तरफ जहां भाजपा देखिए ये तैयारी कर रही थी, अन्य दलों में सेंधमारी की तैयारी में लगी हुई है, उस तरफ उस कड़ी में एक तरफ वो अपनी तैयारी करे या अपने अंदर की जो बगावती सुर है उनको संभाले, ये एक बड़ी चुनौती है। महापौर के भी देखिए तमाम ऐसे जिलों में पद हैं जिनको लेकर इस समय रस्साकशी की स्थिति है और आपस में देखिए तमाम नेता, तमाम मंत्री महापौर के टिकट के लिए भी सिर्फ प्रदेश तक नहीं बल्कि दिल्ली तक सोच लगा रहे हैं, लेकिन साथ में ही अपने ही मंत्रियों के जो बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं, इससे भाजपा कैसे निपटती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर है आगरा से। भाजपा में मेयर के नाम पर घमासान जारी है। यहाँ पर घंटों की बैठक के बाद अभी तक किसी के नाम पर सहमति नहीं बनी है। अनीता खरे के पक्ष में एमएलसी विजय शिवहरे और योगेंद्र उपाध्याय नजर आए हैं, तो हेमलता दिवाकर के पक्ष में राजकुमार चाहर कर रहे हैं पैरवी। वहीं इटावा सांसद रामशंकर अपनी पत्नी मृदुला के लिए तो केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल अपनी बेटी सलोनी के लिए टिकट मांग रहे हैं। इसी बीच खटीक समाज से आने वाली गुंजन राजौरा का नाम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आगरा मेयर पद पर प्रत्याशी के नाम का फैसला संभवतः केंद्रीय नेतृत्व के पाले में ही है। खबर है कि केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल अपनी बेटी के लिए अड़ गई हैं और पुरजोर तरीके से टिकट की मांग यहां पर करते हुए नजर आ रही है। तो दावेदार अब बड़े बड़े सामने आ रहे हैं बघेल, लेकिन अड़े हुए हैं। आपको बता देते हैं आगरा मेयर टिकट को लेकर घमासान देखा जा रहा है भाजपा में। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल टिकट के लिए अड़ चुके हैं, अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रही हैं। बेटी सलोनी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं बघेल। यहाँ पर एसपी सिंह बघेल ने स्क्रीनिंग कमेटी में मजबूती से अपने पक्ष को रखा है, अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं। एसपी सिंह बघेल ने बेटी सलोनी को सबसे ज्यादा शिक्षित यहाँ पर बताया है। और सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी कि परिवारवाद के सवाल पर बघेल ने कहा टुंडला मांगी, टुंडला नहीं दी, एतमादपुर भी मांगा, वो भी नहीं दी और एक भी सीट वहां पर भी नहीं दी। बघेल ने कहा कि सिकंदरा राव भी मांगी थी लेकिन उसमें भी मना कर दिया गया। होनहार बेटी के लिए टिकट मांगना कौन सा गुनाह है, ये बातें रखी गई है यहाँ पर। वहीं एसपी सिंह बघेल की बात का किसी ने विरोध नहीं किया, सूत्रों की तरफ से ये जानकारी दी गई है। तो आगरा में देखा जा रहा है भाजपा में यहाँ घमासान है। इस खबर पर आगरा से संवाददाता नितिन उपाध्याय मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अधिक जानकारी दी जाएगी। नितिन, आगरा में भाजपा के अंदर ही अब घमासान यहाँ पर देखा जा रहा है, इस स्थिति से भाजपा कैसे निपट रही है, क्या आप रणनीति देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कहावत है कि एक अनार 100 बीमार, वैसे ही टिकट एक है, एक प्रत्याशी का घोषणा होनी है, लेकिन उसके लिए दावेदार
1 दर्जन से ज़्यादा प्रमुख दावेदार हैं, लेकिन उनमें भी अगर बात की जाए तो 3 से 4 नाम बहुत ही प्रमुखता से आगे बढ़े हैं। 3 नामों का पैनल प्रदेश नेतृत्व को भेज दिया गया है। लेकिन आगरा में जिस तरह से पूरी भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है, सभी सांसद विधायक बीजेपी के हैं, तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के से परामर्श के बाद ही भारतीय जनता पार्टी का आगरा मेयर का प्रत्याशी तय होगा। अब सबसे बड़ी बात की जाए तो इसमें जो प्रमुखता से नाम आ रहा है वो एसपी सिंह बघेल की जो बेटी हैं डॉक्टर सलोनी बघेल, एसएन मेडिकल कॉलेज में वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं। एमबीबीएस एमएस यानी उच्च शिक्षित एक कैंडिडेट है और इसके लिए एसपी सिंह बघेल ने पुरजोर पैरवी की है। परसों रात जो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें AK शर्मा प्रभारी मंत्री, सह संयोजक सुरेश तिवारी, एसपी सिंह बघेल, तभी सांसद विधायक और जो महानगर के जो पदाधिकारी मौजूद रहे हैं उनमें उन करीब 19 लोग रहे हैं, उसमें उन्होंने बहुत ही मजबूती से अपनी बेटी का नाम आगे बढ़ाया और ये कहा कि जो भी एक मेरिट होती है एक मेयर पद के लिए वो सारी मेरिट मेरी बेटी सलोनी फुलफिल करती है। आप दूसरी तरफ तमाम प्रत्याशी देख लीजिए, उनकी शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, उनका बैकग्राउंड देख लीजिए। वहीं अगर शहर की सरकार प्रथम व्यक्ति को अगर आपको आगे रखना है तो इसमें क्या गुनाह है? परिवारवाद के नाम पर अगर एक अच्छे कैंडिडेट को क्यों उसको सेकेंडरी रखा जाए, इस बात को उन्होंने मजबूती से रखा। उन्होंने ये भी कहा कि टूंडला में जब वो 2017 से में विधायक बने और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और 2019 लोकसभा चुनाव में उन्होंने जब त्यागपत्र दिया था उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा, लेकिन वहाँ प्रेम सिंह धनगर को उपचुनाव दिया गया, वो जीत गए और दोबारा 2022 में फिर से वो विधायक हैं। एतमादपुर सीट को लेकर भी उनका कहना है कि ये भी बघेल बाहुल्य सीट है, यहाँ भी मेरी बेटी के लिए मैंने टिकट मांगा, मुझे नहीं दी गई। सिकंदरा राव के लिए मैंने अपनी पत्नी अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा, नहीं दी गई। आप परिवारवाद के नाम पर अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट को क्यों नहीं उतार सकते? परिवारवाद के नाम पर अगर आप ये कहें कि सलोनी बघेल मेरी बेटी है तो एक अच्छी कैंडिडेट है, जनता की सेवा करेगी, वहाँ जो भी इश्यूज़ हैं उसको अच्छे से एड्रेस करेगी, शहर की समस्याओं को एड्रेस करेगी और हाईली एजुकेटेड है। तो ये सारी चीज़ें हैं एसपी सिंह बघेल ने पुरजोर पैरवी की है। पैनल में नाम प्रमुखता से सबसे लग रहे हैं नितिन, लेकिन हालांकि देखना होगा जो भाजपा दूसरी पार्टियों पे परिवारवाद का आरोप लगाती है वो खुद क्या करती है, पार्टी के अंदर घमासान को कैसे रोक पाती है और अपने नेताओं की नाराजगी को कैसे खत्म करती है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।